हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने 31 दिसंबर 2023 का वीडियो का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के तो सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, 21 क्वेश्चन है आपके पास। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? देखिए, MS वर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? MS वर्ड की। तब आपको क्या कहा है कि पूरे शब्द को डिलीट करना है। देखिए, पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आप देखिए, कंट्रोल के साथ अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तब आपका क्या होगा? पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। देखिए, अगर खाली बैक स्पेस दबाते हैं तो सिर्फ एक लेटर डिलीट होता है, लेकिन आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा लेटर डिलीट हो जाएगा, या फिर सॉरी पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, अगर कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएं, कंट्रोल प्लस डिलीट दबाए तब भी क्या हो जाएगा? आपका पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा। तो ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। सेलिनोमीटर। देखिए, ये बताना कौन सा सही नहीं है। देखिए, सलाइन, सलाइन मतलब क्या होता है? लवणता होती है ना सलाइन। तो सेलिनोमीटर क्या होता है? लवणता का मापक होता है। थर्म मतलब टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या करता है? ये तो आपको सबको पता होगा। देखिए, थर्मोमीटर क्या करता है? ताप का मापक है। फिर देखिए, बैरोमीटर। देखिए, बैरोमीटर से ना दाब मापा जाता है, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्लाइनोमीटर मतलब ऊंचाई को मापता है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। इन्होंने गलत ही पूछा था, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये देखिए, 1861 में क्या हुआ था? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, मतलब पोर्टफोलियो विभाग बनाया गया था। और इस टाइम पे कौन थे? कैनिंग थे। 1861 के समय कौन पे थे? कैनिंग। और कैनिंग को ही भारत के प्रथम वायसराय कहा जाता है, ठीक है। प्रथम वायसराय भारत के कौन? कैनिंग। सेकंड देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में देखिए क्या किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया था ना, उसमें बांट दिया गया था जब। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि। भारतीय शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में किया गया था? द्विसदनीय व्यवस्था का प्रयोग किया गया था, 2 सदन, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया था? प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया था। अच्छा देखिए, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था, और 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया था, ठीक है। ये याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का थ्री एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया है। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन्होंने कहा है इनमें 4 स्तंभ में से कौन कौन नहीं है। पहली बात, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? ये 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, 4 पिलर्स पे काम करता है। चारों पिलर्स आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपको किसी दूसरे पेपर में भी आया था ये। अब देखिए, फर्स्ट क्या होता है कि नए प्रोसेसेस अपनाएंगे हम। मतलब नया प्रोसेस क्या हो सकता है? जैसे हमें व्यापार को अपना आसान बनाना है। जैसे ई नाम मंडी उत्तराखंड में चलाई जा रही है, तो फिर व्यापार को क्या बना रहे हैं? आसान बना रहे हैं। दूसरा, अब कि नए गंतव्य या फिर नई सोच। देखिए, नई सोच के इसमें क्या होता है कि नवाचार को बढ़ावा देना है, इनकी माइंडसेट को क्या करना है? नया रखना है। माइंडसेट की क्या हो? नया माइंडसेट हो, नवाचार को बढ़ावा देंगे, ये भी इसमें है, बुनियादी पिलर्स में है। फिर नए बुनियादी ढांचे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी क्या है? जैसे बुनियादी स्ट्रक्चर मतलब स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्री, नए नए चीज़ें बनाई जा रही हैं। और सी ऑप्शन क्या कहा है इन्होंने? नए गंतव्य, जबकि न्यू डेस्टिनेशन नहीं है। देखिए, इसकी जगह न्यू सेक्टर है। आपको 4 याद, नए प्रक्रियाएं, नए बुनियादी ढांचे, नए सेक्टर और नई सोच, ठीक है। नए गंतव्य नहीं है। गंतव्य मतलब हमें किसी नई डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना है, बट कि डेस्टिनेशन तो हमारी पहले से ही सेटल्ड है, बस उस पे पहुंचने के लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाएंगे वो देखना है, ठीक है। तो नए क्षेत्र आएगा, नए गंतव्य नहीं, नए क्षेत्र। जैसे हम FDI को इस्तेमाल कर रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको 4 समझ में आ गए ना? ये चारों याद कर लेने हैं। नई प्रक्रियाएं, नए बुनियादी ढांचे, नए क्षेत्र और नई सोच, ठीक है। फिर थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित वस्तुएं कितनी हैं? देखिए, थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं हैं, ठीक है। और अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में ग्रामीण और शहरों में अलग अलग हैं। ग्रामीण में 190 और शहरों में 192। तो टोटल अगर पूछे तो 382 उत्तराखंड में है वस्तुएं शामिल है थोक मूल्य सूचकांक में। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में WTO के प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सिंगापुर मुद्दे में एक नहीं था। अच्छा देखिए, मान लो हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है और हम इसको करेंगे कैसे। अब 1996 का ये तो करंट का मुद्दा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम हर एक WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को देखेंगे। अब देखिए, अब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ट्रेड से संबंधित है ना, व्यापार से संबंधित है ये तो। अब देखिए, विनियोग इन्वेस्टमेंट किस में होता है, व्यापार में होता है। या फिर हम कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी व्यापार में प्रतिस्पर्धा होती है, सरकार के खरीद बेचना, ये सब चीज़ें क्या होती है, ट्रेड व्यापार का ही एक पार्ट होता है। बट पर्यावरण सतत विकास, ये तो पर्यावरण का मुद्दा है ही नहीं ना, सॉरी ये तो हमारे ट्रेड का मुद्दा नहीं है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ऐसे भी हम लॉजिकल थिंकिंग लगा के इसको कर सकते थे। 27 क्वेश्चन देखिए, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करता है और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भेजकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकता है। अब देखिए, ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ट्रोजन हॉर्स, डिनाइल ऑफ सर्विस, स्पैम, अवांछित ईमेल, या फिर फिशिंग। देखिए, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक मेलवेयर होता है, और अवांछित स्पैम आपकी ईमेल आईडी पे बहुत सारे मेल भेजे जाते हैं, और फिशिंग क्या होता है कि पासवर्ड को चुराने में एक धोखाधड़ी की टेक्निक है ये। इसका आंसर हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस, यही है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनमें से आपको बताने की कौन सा सही है। विदेशी पूंजी, कॉमन है यहाँ पे, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। देखिए, जब फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तब ये क्या करेगा, निवेश के स्तर को इंक्रीज ही तो करेगा ना, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फॉरेन से कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो अपनी टेक्निक भी तो लेके आएंगे, फिर यहाँ अब जिस भी देश में टेक्निक को लेके आ रहे हैं तो वहीं पे क्या होगा, उस टेक्निक को सीख के हम डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जरूरी है आपको याद ही होगी, ये आपको पढ़ के और समझ के करना होता है ऐसे। फिर देखिए, इन्होंने कहा कौन सा सुमेलित नहीं है। चावल व्रीहि कहते हैं, चावल को ग्रंथों में वर्णित नाम है। उड़द को माश, जौ को यव, और गेहूं को गोमत, गोमत नहीं कहते, गोधूम कहते हैं। ठीक है, गेहूं को क्या कहते हैं, गोधूम। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। देखिए, बजट, अब बजट का क्या कहा है, आप यहाँ से पढ़िए। बजट क्या, वार्षिक वित्तीय कथन है, मतलब आर्टिकल 112 में है ये, वार्षिक वित्तीय विवरण। ए का 3, देखिए ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आप इससे आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये, इन बैंक से इनको लिंकेज करता है। नाबार्ड बी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा, 4, बी का 4th। ऐसे ही फेमा, फेमा क्या करता है, आर्थिक सुधार से संबंधित है, और CPI, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, मुद्रा स्फीति से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार। मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन। ठीक है, कौन है इसमें, महेंद्र वर्मन है ये, डायरेक्ट याद रखना होगा ये तो। देखिए, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, ये कह रहे हैं अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है। ऐसा नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, 2016 में तो अपना हमने पंचायती राज अधिनियम लेके आए थे, तो ये तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, 1 गलत है। अब देखिए 1 किस किस में है, एक 1 सिर्फ इसमें है, इसको काट दीजिए, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। फिर कहा है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, नहीं 2008 में 50%, 1/3 नहीं 50% सीटें आरक्षित हैं वन पंचायतों में, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था में। तो यानी कि ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 2 2 2 ये क्या हो गया, दो तीनों में है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ क्या बचता है, 3 और 4। देखिए 3 और 4 हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हमें आंसर मिल गया। 3 और 4 पढ़ लेते एक बार। खंड विकास परिषद का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है। हाँ, खंड विकास अधिकारी BDO खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। कि राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय, यानी कि राजस्व को संग्रहण करना, उसको खर्च करने का प्रयोग अर्थव्यवस्था में को प्रभावित करता है। सही बात है, सरकार जितना भी खर्च करेगी या फिर व्यय करेगी या फिर संग्रहण करेगी, वो सब क्या है, हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा।
दूसरा है आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति के विषय हैं। अब देखिए ये हमारा गलत हो गया, ये मौद्रिक नीति के नहीं है, ये राजकोषीय नीति के विषय है। ठीक है, राजकोषीय नीति के विषय है। अब अच्छा आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक आंसर देना कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको सर्च करना है, अगर याद होगा तो ठीक है, वरना सर्च करके आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है। देखिए आईपीवी देखिए कितने होते हैं, ये हमारे IPv4 होता है जो 32 बिट का होता है, और IPv6 होता है जो 128 बिट का होता है। IPv11 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए ये कहता है कोयम्बटूर को। देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और बोस्टन किसे कहते हैं हम, भारत का बोस्टन क्या होता है अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या होता है कोयम्बटूर। ठीक है, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम होगा। अच्छा देखिए रेपो रेट यानी कि RR, दो तीन चीज़ें होती है, आप उसको यहीं पे समझिएगा। एक तो होता है बैंक रेट। देखिए बैंक रेट क्या होता है, जब दीर्घकालीन समय के लिए जो भी RBI होता है वो बैंकों को पैसा उपलब्ध कराता है, तो उसे कहते हैं बैंक रेट, जिस ब्याज पर। अब हम बात करते हैं रेपो रेट। जब अल्पकालीन समय के लिए RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उपलब्ध कराता है जिस भी रेट पर, यानी कि पैसा देता है, लोन देता है एक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं रिवर्स रेट कहते हैं। अब रेपो रेट की देखिए रेपो रेट जब RBI पैसा देगा, RBI जब पैसा देगा वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है बैंकों को, ऐसे याद रखिए, तो ये क्या होता है रेपो रेट। अब वो लोन पे कुछ ब्याज भी तो लेता है, तो वही रेपो रेट है। लेकिन रिवर्स मतलब उल्टा, जब ये उल्टा हो जाए, ये क्या काम करेगा, वाणिज्यिक बैंक RBI को पैसा देंगे जिस ब्याज रेट पर देंगे, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR। अब देखिए इससे बढ़ाने से क्या होगा। अब देखिए अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया, अब वाणिज्यिक बैंक क्या काम करेंगे, जब ये उनको ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो वो RBI को दे देंगे, है ना। जब वाणिज्यिक बैंकों को ज़्यादा पैसा RBI से मिलेगा तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ जमा करेंगे, RBI के अंदर जमा करेंगे। जब RBI के पास पैसा जमा हो जाएगा मतलब मार्केट में पैसा क्या होगा, कम, मतलब लोगों के, वाणिज्यिक बैंक लोगों को लोन कम देगा क्योंकि उसके पास उसने अपना पैसा कहाँ कर दिया है जमा, RBI में। अब वाणिज्यिक बैंकों के पास जब पैसा कम है तो मार्केट में पैसा कम होगा, मार्केट में जब पैसा कम हो जाएगा उसका मतलब क्या होगा, पैसे की कमी होगी, पैसे की कमी होगी मतलब तरलता में कमी हो जाएगी, है ना, तरलता में कमी हो जाएगी। और जब पैसा ही कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड की भी कमी हो जाएगी, मांग में भी कमी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरलता तथा मांग में कमी। आपको समझ आ गया ना, ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखिए सेम इसी का उल्टा अगर RBI क्या काम करे, RBI भी क्या करे, दर को बढ़ा दे। ठीक है, RBI ने भी क्या कर लिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, मतलब ये जो पैसा देता है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। अब जब ये पैसा, ये देखिए RBI ने क्या किया था, रेपो रेट की बात कर रहे हो मैं, रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया है, मतलब RBI जो पैसा इसको दे रहा था अब वो क्या करेगा, ब्याज ज़्यादा लेगा, है ना, यही तो बात है इसका मतलब, ब्याज क्या कर रहा है, वो ज़्यादा ले रहा है। ब्याज ज़्यादा लेने का मतलब क्या होगा, यहाँ से पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में पैसे की कमी होगी, तरलता में कमी आएगी और मांग में भी कमी आएगी। ठीक है, आपको समझ आ गया ऑप्शन बी कैसे करेक्ट है इसका। एक बार अगर नहीं समझ आएगा दोबारा देखिएगा या फिर आप इसको अच्छे से रीड करना, इम्पोर्टेंट है। CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 37 क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश या देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। ठीक, आपको बताना है। देखिए जब भारत में इसकी मीटिंग हुई थी ना, तब उन्होंने क्या किया था, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा था। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा था, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए दादा भाई नौरोजी, इनका क्या, ये है बॉम्बे एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले हमारे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से अटैच है। बाल गंगाधर तिलक सीका 2। देखिए और अगर याद हो ना हो, आपको ये तो याद होगा ना, बाल गंगाधर तिलक ने उनकी पत्रिकाएं थी मराठा और केसरी, तो दी मराठा यानी कि सीका 2। देखिए सीका 2 कहाँ है, 2 ऑप्शन में है, तो मतलब आपके पास 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए ना, तो सिर्फ अभी भी चांसेस आपके 50-50% है।
और डी का देखिए 1 दिया हुआ है, डी का दोनों में ही क्या कहा है 1, तो डी का 1 ये हो गया। बस आपको एक मिल जाए दोनों फिर आंसर हो ही जाएगा। दादाभाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर ये याद भी रख लीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले किससे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने भी चाहिए। वैसे आर्टिकल आपको अगर मेन आर्टिकल याद है ना तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। जैसे देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात कर रहे हैं, 112 में होता है तो ए का 3, ए का 3 देखिए अगर आपको एक ही आता तब भी आपका आंसर सही हो जाता, ए का 3 है। बाकी देख लीजिए धन विधेयक किस में होता है, 110 में, कि धन विधेयक हुआ, बजट हुआ, ये तो आपको याद ही होने चाहिए। सांसदों के वेतन और भत्ते संबंधित 106 में है, और कठिनाइयों का निराकरण आर्टिकल 392 और राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेस वे है। बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट सिग्नल फ्री है ये, मतलब सिग्नल नहीं है वहाँ पे। फिर देखते हैं एक्सप्रेस वे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही बात है, वहीं से गुजरेगा, आपको सही बताना था, ये ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, मुख्य मेमोरी बतानी है। देखिए मुख्य मेमोरी हमारी कौन सी होती है, एक तो रैम, रोम और कैश मेमोरी, ये कैसी होती है हमारी मुख्य मेमोरी होती है ये तीनों। और मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क ये हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है, सब्सिडरी मेमोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया। देखिए राज चलैया कमेटी थी हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, ये सारी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है उत्तर भारत के अधिकांश भारत को अपने अधीन कर शिलादित्य की पदवी से धारण किया है। देखिए हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, शिलादित्य हर्षवर्धन। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में कौन सा इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। आपको बताना इजराइल के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है। देखिए इजराइल के लिए ट्रिक है लस्सी जम गया, यस फिर लस्सी जम गई। ल से लेबनान, स से सीरिया, देखिए लेबनान सीरिया दोनों साझा करते हैं। ज से जॉर्डन, ये भी हो गया, और लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, में से क्या है मिस्र, ये क्या करते हैं साझा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, ईरान इसमें साझा नहीं करता। अब देखिए जैसे ईरान की आजकल युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है ये पूछ ले कि ईरान किस किस देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। देखिए पेपर में आपको ईरान का, इजराइल का और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, इनके कौन कौन सी देश सीमा साझा करते हैं इनको आपको पढ़ के जाना है। ईरान का देखिए 7 देश करते हैं, पाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनियम, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और इराक, ये ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था, ये बताना है आपको किस देश को हराकर जीता था। देखिए ये बेल्जियम को हराकर जीता था, और अभी तक उसके बाद से नहीं हुआ है, 2022 का था, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो बेल्जियम है इसका आंसर। ठीक है, बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात, देखिए विदेशों से निवेश हो रहा है, अब वो चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी भी अलग अलग संस्था में हो, तो वो तो कहेगा तो विदेशी निवेश ही कहा जाएगा ना उसको, तो ये तो सही है। फिर विदेशी निवेश केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को शामिल करता है, तो ये गलत हो गया। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा इसका, क्योंकि या तो दोनों को शामिल करेंगे या फिर किसी एक को शामिल करेंगे, तो बस आपको ये तो दोनों तो ऑप्शन लगा ही नहीं सकते ना आप, ना ही ये वाला लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, केवल वन ही सही है, चाहे संस्थागत हो चाहे कोई सा भी हो, इसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदत्त प्रोग्राम है। बिल्कुल सही बात है, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, देखिए नाम से भी पता चल रहा है ग्रामीण कौशल मतलब ग्रामीण लोगों में कौशल डेवलप करना है, तो बिल्कुल सही बात है। यह कार्यक्रम निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ऐसा क्यों, ये 15 से 25 नहीं 15 से 35 वर्ष के लिए है। अच्छा खुद ही बताइए, 15 से 25 तो एक बहुत छोटी सी एज हो गई ना, क्या सिर्फ इतने में कौशल डेवलपमेंट कर देंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, 15 से 35 साल के लिए ये। थर्ड है अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें पूर्ण समावेशन मतलब स्किल डेवलपमेंट होगा पूरी तरीके से,
तो ऑप्शन 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको लग सकता है कि ये तो हमसे नहीं होगा, पहले ही डर जाएं हम देख कर ही, पर पढ़िए, आराम से पढ़िए उसको। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। अब देखिए आपको मान लो ये समझ नहीं आया, उसको दोबारा पढ़िए। सबसे पहले क्या कहा, भारत की विनिवेश, निवेश का मतलब पैसा देना, और विनिवेश का मतलब अपना पैसा वापस करना। मतलब कि जैसे कोई चीज़ पूरी तरीके से सरकार द्वारा संचालित है, अब सरकार क्या करेगी, अपना पैसे उसमें अपना परसेंटेज को घटा लेगी। जैसे पहले 100% केंद्र का था, तो मान लिया कि सरकार ने कहा है कि अब इसमें 50% प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं, तो अपना 50% पैसा को क्या कर लेगी, वो वापस ले लेगी। फिर कहा है कि इसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं एवं वित्तीय संस्थाओं की न्यूनतम उपस्थिति तथा, देखिए पहले कम उपस्थिति थी, अब क्या होगी, ज़्यादा, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए निवेश, मतलब प्राइवेट सेक्टर निवेश करेंगे ना। अब सरकार ने जब अपना निवेश वापस लिया है, तब क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर उसमें निवेश करेंगे, तो दायरा बढ़ाने के लिए उसका, सही बात है ये। दूसरा, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। देखिए हम मान लो कि हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये कुछ भी गलत बात तो नहीं कह रहा है ना, क्योंकि सरकार का काम ही क्या है, उस पैसे को क्या करेगी, लेगी और वो दूसरी जगह कामों में लगा देगी, है ना। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा इसका, दोनों का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दर्रों से क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये तो अब याद ही होगा, उत्तराखंड नीति दर्रा है, तो बी का 3, बी का 3, देखिए बी का 3 का है, 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन फर्स्ट, और ये थर्ड तो क्या होगा, कट गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और बाकी पता करना है। जैसे सिक्किम में क्या होता है, नाथुला, जेलेपला, ये सब क्या होता है सिक्किम में, सी का 4, सी का 4 नहीं, हमें मिल गया आंसर। अब बाकी क्या आप देख लीजिए। देखिए दिहांग नदी भी है ना वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो ये हिमाचल में रोहतांग दर्रा, ईजी ही दिए हुए थे, किसी को याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा उनको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र दस्तावेज हैं या प्रकृति के हैं या अलौकिक प्रकृति के हैं। तो ये कहा था गोलकनाथ वाद में, ठीक है, गोलकनाथ वाद में कहा था ये, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। डायरेक्ट अगर किसी को याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम जीएस के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इसके हिंदी के क्वेश्चंस को किया था, और आज के पार्ट में हमारे जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में रीजनिंग तो देखिए मैं इसकी नहीं कराऊंगी। आप अगर कहते हैं या कमेंट में आप बताते हैं कि कहते हैं कि अगर रीजनिंग करानी है तो मैं करवा दूंगी, अदरवाइज रीजनिंग आप खुद से कर लीजिएगा। फिर इसमें हम कल नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।